ईवी रामास्वामी। इसलिए एक बात तो मैं पहले ही बोल देता हूं, जैसे कि कहा था सर ने अभी कि हम कैसे एक होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम 3743 जातियों में जो हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, अगर हम एक दूसरे की जयंतियों में जाएं, परिनिर्वाण दिवस में जाएं और इस प्रकार के कार्यक्रम करें तो निश्चित ही हम आगे बढ़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम दूसरा, हम तथागत गौतम बुद्ध, कबीर पेरियार, श्रवण अशोक, हृदय साथ लोधी, अवंतीबाई से लेके जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रपिता शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता शिक्षा की जननी सावित्री फुले, फातिमा शेख और ऐसी तमाम हमारी वीरांगनाएं, ऐसे हमारे दोस्त, सभी गुरुओं महापुरुषों को के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बातें बहुत हो चुकी हैं, सभी ने लंबे शब्दों में मतलब लंबी बात अपनी रखते हुए सारी बातें बता दी है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, बहुजन समाज का करता हूं, तो बोलने के लिए इतने शब्द हैं कि अगर हम दिन रात ही बोले 48 घंटे तो भी रिपीट नहीं होगा काम। देखिए साथियों, ये आज का जो कार्यक्रम है, मूल उद्देश्य इसका है कि भारतवर्ष में जो मनुवाद, जो ब्राह्मणवाद जो है, जिसका आप सोचिए 1869 में जब जन्म लिए होंगे और 15 साल की आयु के बाद ईवी रामास्वामी अपने पिताजी से बगावत करते हैं कि मैं इस धर्म को मानने वाला नहीं हूं जो हमारे हक अधिकारों का विरोधी है, जो हमारी माता बहनों को कहता है कि आप 16 सोमवार कर लो, आपको अच्छा पति मिल जाएगा। वो ये नहीं कहता कि आप राष्ट्रमाता जो है उनको अपनाओ। तो ये जो आज जो एक कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि खाते गांव है, यहाँ आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है, यहाँ पर ब्राह्मणवाद बहुत बड़ा हावी होता है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आज के दिन ही एक माली समाज के यहाँ का जो प्रेजेंट अभी का जो विधायक है, सोचने वाली बात है कि उसको जहर दे के मार दिया और वो खुद कह के जा रहा है कि मुझे इस विधायक के भाई ने मारा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, ये ब्राह्मणवाद की जड़ों उखाड़ने के लिए ही हम लोग ये मंच पर आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको पता है प्रीतम सिंह लोधी ने क्या कहा था, सभी जानते होंगे, शायद वीडियो देखे होंगे। प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि भैया हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं मनुवादी एंटीनाधारी, और वो 9 दिन तक अपनी भागवत करते हैं, तमाम प्रकार की चीजें करते हैं। सुना होगा ना, नहीं सुना हम बता देते हैं, और वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं। तो वो पेरियार जी की विचारधारा सिर्फ था, और वो सिर्फ अनुभव बता रहे थे। प्रीतम सिंह लोधी जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उन्होंने सच्ची बात बोल दी जो अनुभव था। उन्होंने कहा कि भैया वो आते हैं, डेली बोलते हैं आज घी ले आना, आज ये वाला अनाज ले आना, आज ये दाल ले आना, ये नमक ले आना, हल्दी ले आना, घी दूध दही से लेकर सारे जितना भी पौष्टिक आहार होता है वो सारा का सारा जो ब्राह्मण उस गद्दी में बैठता है और उनके साथ जो आते हैं लोग, उनको लगातार देने का काम करते हैं। आपने पता होगा अभी बड़े बड़े पंडाल सजते हैं आपके एरिया में भी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो आप करते हो इसको बंद कर दो और इसकी जगह आप शिक्षा में ये जो अब है उसमें पैसा लगाना शुरू कर दो। जो आप उनको पाखंडियों को खिलाने का काम कर रहे हो, जो वो आप खुद अपने बच्चों को खिलाओ, ताकि आपके बच्चे इन जो जब ये शोषण अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, इनका सामना कर सके। इसलिए उन्होंने ये बात रखी थी। लेकिन आपको पता होगा बीजेपी ने लात मार के प्रीतम सिंह को बाहर कर दिया। और किसने किया? बीडी शर्मा ने। और बीडी शर्मा क्योंकि बहुत बड़ा ब्राह्मणवादी है, आरएसएस का है। अब आरएसएस तो आप जानते ही हो, आरएसएस का मुख्य एजेंडा जो इस देश के अंदर है, ब्राह्मणों को सबसे ऊपर बैठाना और उसको बनाए रखना कि वो ऊपर बैठा रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आरएसएस का। आप दरी चटाई झंडा उठाते रहो वहां पे आप, लेकिन बताइए आपके ना तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयकारा कभी लगाते हैं, ना ईवी स्वामी पेरियार साहब की तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी लगाएंगे तो उनकी जड़ें खोल जाएंगे। तो इतने बड़े
महान विचारक रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो ब्राह्मणवाद है वो ये है कि वो आरएसएस चला रहा है। आरएसएस आप लोग कैसे बैठे पता है आपको? अगर आपको हम बोल दें कि आप व्यवस्थित बैठे तो बैठेंगे नहीं, लेकिन उनमें वो जो है क्योंकि उनमें त्याग समर्पण की भावना है, वो ऐसे ही देश में राज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अगर वो विदेशी हैं तो ये जानते हैं कि हम विदेशी हैं और हम मूल्यवासी हैं, तो ये जान नहीं पा रहे कि हम मूल्यवासी हैं, इसलिए हम परेशान हैं। बताइए, उनको मालूम है कि इस देश के मूल्यवासियों पे कैसे राज करना है, और हम अपने महापुरुषों को पढ़ के ये नहीं पता कर पा रहे कि हमें इन विदेशियों को कैसे भगाना है साथ। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, कबीर, सम्राट अशोक से लेकर हर किसी ने कहा कि ये अन्याय समाज है और 4000 साल पहले इस देश के अंदर आई है, ये आर्य है, ये हमारा भला नहीं कर सकते साथ। हमारा खान पान से लेकर हर चीज अगर लगा लो आप, कुछ भी उनसे नहीं मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपका उठना बैठना, गाय चराना, खेती करना से लेके आप जो भी काम करते हैं हम बहुजन समाज की सब एक बराबर काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे वो हमारी आप धरती माता को माने या आप पेड़े को पूजे, जो भी कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, पाखंड तो खत्म होगा इस देश से। क्यों? क्योंकि शिक्षा अब हमारी आ गई है। लेकिन इस देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अभी जो करते हैं आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन जब से मोदी आए हैं और आरएसएस ने जिस प्रकार से एजेंडा दिया है, तो लगातार आप देखिए इस मध्य प्रदेश के 46,000 स्कूल को बंद कर दिया साथियों। और सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा बताओ? किसको? आदिवासी समाज को, एससी समाज को, ओबीसी समाज को। क्यों? क्योंकि ओबीसी एससी समाज थोड़ी सी चेतना आई थी, थोड़ा सा कुछ था, इसके बाद उसके स्कूल खत्म कर दिए। अब आप बताइए कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं? आदिवासी समाज कैसे पढ़ाएगा? और ये जो लगातार आपको पता होगा जब स्कूल खत्म कर देंगे तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी साथियों, है कि नहीं? बताइए। तो ये इसी लोग स्कूल खत्म कर रहे हैं और ये शिक्षा खत्म कर दी इन लोगों ने लगातार। और ये शिक्षा के जो बड़े बड़े स्कूल खड़े करे दिख रहे होंगे आपको, ये ब्राह्मण बनियों की संस्था बन गई है। यहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ यहाँ सिर्फ पैसा बटोरा जाता है। एक तरफ किताबें रखने वाला एक बनिया बैठ जाता है, एक तरफ एक ब्राह्मण बैठ जाता है पढ़ने वाला, पूरा अपनी विचारधारा को लगातार बढ़ाने का काम करता है, पैसे कमाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम नहीं करता। जो समाज तुम्हारे आरक्षण का विरोध कर रही हो तुम्हें पढ़ा लिखा के ऊंची गद्दी में बिठाने का काम नहीं कर सकता साथियों, समझना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग कहते हैं हम 70 साल से इतना काम कर रहे हैं, उतना काम किया, ये किया वो किया, लेकिन आप खुद अपने बच्चों को बगावत करने की काम वो नहीं करते हैं कि आप कम से कम बगावत करिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बगावत करिए, लेकिन नहीं कर पाते। उनके देखिए आप आरएसएस के कई प्रचारक, एक अगर बागेश्वर धाम में बताओ आपको, बागेश्वर धाम का बोलता है कि लोदियों का डीएनए गड़बड़ हो गया। कैसे? कि प्रीतम सिंह लोधी ने पाखंड में प्रहार कर दिया, पाखंड पे। अब पाखंड भैया ये बताइए, पाखंड पे अगर प्रहार किया है तो किसको दर्द हुआ? ब्राह्मण को दर्द हुआ और पूरे ब्राह्मणों को दर्द हो गया। लेकिन पंडा की बेटी जिसके साथ बलात्कार अरुण सिन्हा ने किया, एक भी ब्राह्मण समाज का सामने आके ये नहीं बोला कि अरुण सिन्हा ने गलत किया है साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ अंग्रेज सही कह गए कि ये जितनी भी कौमें बाहर से आई है, ये न्याय प्रिय समाज नहीं है जो हमारे भारत में रह रहे हैं और मूल्यवादी समाज को परेशान करने का काम कर रहे हैं साथियों। हमें समझना होगा इस देश के अंदर हमारा दुश्मन कौन है। बिल्कुल सही बात बताइए, दुश्मन कौन है? जो हमारे हक अधिकारों का हनन कर रहा है, जो हमारी जाति का जनगणना नहीं करने दे रहा है, जो कॉलेजियम सिस्टम को लगातार बनाने का काम कर रहा है, और ये सारी चीजों का दुश्मन है आरएसएस। अभी तो वही है जो लोधी कुर्मी, काशी पटेल, कुशवाहा प्रजापति, रेखसाऊ, एसटी एससी ओबीसी 3,743 जातियों को ये गुलाम बना के रखा है। और ये कहते हैं कि हमारे लोग विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, ये दरी चटाई झंडा उठाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, ये पाए लागू से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की है। और आरएसएस ये कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, क्षत्रिय फिर उसके नीचे, फिर इसके बाद ठाकुर, फिर इसके बाद शूद्र पूरा।
और सूत्रों में भी बंटवारा कर दिया। लोधी जी आपसे बड़ा है सोनी, सोनी जी आपसे बड़ा है तामकार, तामकार जी आपसे बड़ा है यादव, यादव जी आपसे बड़ा है बघेल, पाल, ऐसे करके सारे लोगों को तोड़ दिया। और तोड़ के हमको अलग अलग करके वो क्या करते हैं, वो एक ही महासभा बनाते हैं और उस महासभा का नाम होता है ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा। और अब तो उनने सवर्ण महासभा बना ली। लेकिन हमारे लोग एक महासभा बनाते हैं, लोधी महासभा, उसके अंदर 40 महासभा और बना देते हैं। यादव महासभा, उसके अंदर 40 यादव महासभा बनाते हैं। जाति यादव और उपजाति 40, ऐसा करके पूरे देश को खंड खंड में तोड़ने का काम अगर किया है तो ब्राह्मणवाद ने किया है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के बड़े कुछ जो होते हैं, अरे भैया यार आप लोग पूरे ब्राह्मणों को क्यों बोलते हो, ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन मैं कहता हूं पूरे में से जितने अच्छे हैं कम से कम वो हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं, एक भी नहीं बोलता। इसलिए उनके अंदर जो पेशेंस है वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे लोग तितर बितर बैठते हैं, हमारे लोग अच्छे सुनते नहीं है, हमारे लोग लेजी हो जाते हैं थोड़े से भी सुनने में। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब को नहीं पढ़ते, हम सावित्री फुले को नहीं पढ़ते। हम सावित्री फुले को अगर एक बार पढ़ लेंगे ना, जिस दिन महिलाएं अच्छे से, हमारी बहन बेटियां, वो अपने घर में बगावत कर देंगी और उस बगावत को पुरुष को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगी हमें शिक्षा चाहिए, हमारी भी जमीन में नाम होना चाहिए, हमें भी कलेक्टर, हमारी बेटियों को कलेक्टर बनाना है। लेकिन ये पुरुषवादी जो भारत चल रहा है इस देश के अंदर, हमें इसके खिलाफ भी हमें बोलना पड़ेगा। एक पुरुषीय सिस्टम जो चल रहा है इस देश के अंदर, इसके खिलाफ भी हमें बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आगे तो हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि भैया वो महिला को आगे करो। अरे महिलाओं को तुम सिखा ही नहीं रहे हो, उनको तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो, उनको पढ़ाना नहीं है तुम्हें, तुम क्या करते हो, भैया बड़ी हो गई लड़की। कौन कहता पता है? ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं। हमारे लोधी कुर्मी काशी पटेल कुशवाहा प्रजापति साहुओं के बीच जब आते हैं, भैया आपकी बेटी बड़ी हो गई, कितने साल की है? 13-14 साल की। पिताजी बोलेंगे, माँ बोलेगी हाँ थोड़ी हड्डी में मस्त है। बोले अच्छा 1 साल रुक जाओ। बोलते कि नहीं बोलते? पता गलत बोल रहा हूं मैं। लेकिन उनकी लड़कियां जब 27, 28 साल, 32 साल की हो जाती हैं, तो वो कभी नहीं बोलते कि हमारी लड़की बड़ी हो गई, क्योंकि वो लोग सोच के बैठे हैं कि हमें इसको कलेक्टर बनाना है, इसको IAS IPS बनाना है, इनको हमें तैयार करना है। और हम लोग क्या उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा षड्यंत्रों का, कि जिस तरीके से इस देश के अंदर RSS जो है वो हमारे अंदर बीज जो बो रहा है कि ये तो यादव है। आपको बताऊं, जो वोट लेने का तरीका क्या करते हैं, अगर लोधी को मिल जाए, जी बेटे लोधी को टिकट मिल जाए तो राहुल सिंह लोधी, क्योंकि लोधी है और वहां लोधी बाहुल्य है इसलिए टिकट मिला है। यादव को अगर कहीं मिल जाए तो उसको यादव क्योंकि बाहुल्य है। लेकिन एक ब्राह्मण बनिया और ठाकुर को मिल जाए तो हिंदू हृदय सम्राट जगदीश द्विवेदी को टिकट मिला है, बड़ा मिला। इस बात को समझ लो आप कि जब उनको मिलता है तो वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं, और जब तुम्हें मिलता है तो वो जाति में तोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो लोधी को मिला इसलिए। समझ गया ना मेरी बात को? नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। साथियों, बात समझने की है, इस देश के अंदर जब तक हम महिलाओं को अपनी जागृत नहीं करेंगे तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते हैं। क्यों? हमने अभी कार्यक्रम किया, संस्कार की सभी को मालूम होगा, मैंने खुद ऑर्गेनाइज करवाया ओबीसी महासभा की ओर से, पूरी ओबीसी महासभा ने एक कार्यक्रम किया सागर में। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया हम लोगों ने, 1 लाख से भी ज्यादा। इसके बाद आप देखिए हर जगह कम से कम 30,000 40,000 लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस मध्य प्रदेश की मनुवादी RSS बीजेपी कांग्रेस की सरकार को आप लोगों को लगता होगा ऐसा कि ये बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, आप अलग है। मैं कह रहा हूं आपको लगता है कि आप पार्टी अगर आपकी है तो बताइए जनगणना के मुद्दे पे क्यों आंदोलन नहीं कर रही? कोलियन सिस्टम खत्म करने के लिए क्यों आंदोलन नहीं कर रही? अगर आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी अलग है तो मुझे आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये दोनों कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके यहाँ गए, उनके दफ्तर में गए, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि पिछड़ा वर्ग,
के अध्यक्ष, इसके बाद भी तीनों ने मिलकर ये बात नहीं कर पाए कि पिछड़ा वर्ग का 70% आरक्षण जो है, जिसपे लगातार बार बार स्टे लग रहा है मनुवादी जजों के द्वारा, ब्राह्मणवादी जजों के द्वारा, उन्होंने उस पर भी बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के दोनों एक है, सिर्फ पावर ट्रांसफर करती है। इनकी खदानें चलती रहती है, इनके रोड के ठेके चलते रहते हैं, ये जल जंगल जमीन को नष्ट करते रहते हैं, और वही आदिवासी समाज को जिसकी जल जंगल जमीन है, लाइट तक उसको नसीब नहीं होती है। लाइट नसीब नहीं होती जब तक ये रियलिटी है, संविधान में लिखा है प्रथम नागरिक इस देश का अगर कोई है तो आदिवासी है, लेकिन उसी आदिवासी समाज के क्षेत्रों में खनन करके हीरा जवाहरात कोयला निकाल के ये लोग क्या कर रहे हैं, कोयला निकालते हैं, लाइट बनाते हैं, आदिवासियों को, एससी वालों को, हमारे ओबीसी वालों के क्षेत्रों में बिजली नहीं जाती, जबकि वो कहाँ का मटेरियल था, आदिवासी समाज के एरिया का। लकड़ी, बड़े बड़े गेट बनाएंगे, बड़े बड़े सोफा, बड़ी बड़ी ऐसे बना देते हैं वो लोग, लेकिन वो लकड़ी कहाँ की, आदिवासियों की। लेकिन वो किसके घरों में है, सवर्णों के घरों में है। एक नहीं 50-50 सोफा पड़े हैं, कभी कभी तो लगता है साल भर बैठे नहीं होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ब्राह्मण बनियों में कि एक मकान बंगला बना लिया और शायद 2 साल भी कोई नहीं गया उसमें, और 4 चपरासी लगे हैं। ये सिस्टम जो है अंग्रेजों से खतरनाक है साथियों। मैं अंग्रेजों का हितैषी नहीं हूँ। अंग्रेजों ने तो दासी प्रथा बंद करी है, अंग्रेजों ने डोली प्रथा बंद करी है, अंग्रेजों ने तो इस देश के अंदर जो बहुजन समाज था उसके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू की थी। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि हम इस देश में अब जब आजाद हो रहे हैं तो हम आप जा रहे हो, लेकिन एक बात मुझे करना है आपसे। तो बाबा साहब क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, दुनिया मानती है उनको, उनका चौतरफा दिमाग चलता था कि अगर इस देश में जो सवर्णों ने आजादी का बिगुल बजाया है, मैं ये नहीं कहता इस देश के अंदर कोई भी हो, चाहे विदेशी जो आज वाले हो, चाहे पहले आए थे, ये सारे के सारे इस देश के अंदर शोषण करने आए। उसी प्रकार से अंग्रेज भी आए थे, उनके एहतियाती बंद नहीं है। वो आप समझिए, कोई आपको 100 जूते मार रहा और कोई आपको 10 जूते मार रहा, तो कम से कम 10 जूते वाले चल जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन आप लोग विचार कर लीजिए कि ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर क्या करते हैं, जब देश आजाद होने लगता है और ये सब अंग्रेज जाने लगते हैं, तब अम्बेडकर जी वहां जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन जो होता है वहां पे जाते हैं और वहां बात रखते हैं कि सर आप लोग जा तो रहे हो, लेकिन एक काम कर दीजिए, 85% जो समाज है, बहुजन समाज, जो मूल्यवादी समाज है, अगर आप आजाद कर गए और इनके यहाँ की हिस्सेदारी डिसाइड करके नहीं गए तो ये फिर हमको उसी मनुवादी सिस्टम का गुलाम बना लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल किया और वहां से तो जो साइमन कमीशन है उनको भेजा गया। इस देश के अंदर साइमन कमीशन ने पूरे देश में सर्वे किया, लेकिन यही लोधी, कुर्मी, काशी प्रसाद, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, साहू एक बाल गंगाधर तिलक की बातों में आ गए। ऐसा नहीं है कि उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपका सर्वे नहीं करवाया था। साइमन कमीशन ओबीसी समाज का सर्वे करने आया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के कहने पे ये महाराष्ट्र में बड़ी सभा करता है बाल गंगाधर तिलक, और बाद में क्या करता है कि देखो भैया लोधी जी, और लोधी जी क्या चट्टी बने खड़े हैं, इसके बाद भी क्या कह रहे हैं, उनको कह दिया कि भैया देखो तुम्हें वो वैसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा हूं, उनको क्या बोलते उस समय चमार बसोर बना देंगे, मतलब लोधी को चमार बना देंगे, यादव को बसोर बना देंगे। ये साइमन इसलिए आया है। और हमारे लोग तो अब जानते हैं पढ़े लिखे थे नहीं, अब गुरुकुल में तो कभी पढ़ने मिला नहीं है, भले ही हिंदू हिंदू करते रहते हैं। बताइए कोई है जो एक व्यक्ति बता दे बहुजन समाज का कि मैं गुरुकुल में अभी पढ़ता हूं और पहले हमारे दादा परदा पढ़े हो, है कोई नहीं है एक भी। इसका मतलब ये है इस देश के अंदर जो सवर्णों ने और ब्राह्मणों ने जो आपके खिलाफ काम किया है, आप उन्हें समझने का काम नहीं किया, नहीं तो आपको भी गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार होता नहीं है ना। दूसरी बात बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर जो बाबा साहब करके गए ओबीसी समाज के लिए, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये सर्वे हो रहा था कि भैया ये पिछड़ा समाज है, तो ये जब धीरे धीरे हुआ तो बाद में ये सब लोग कुर्मी यादव सब लोग खड़े हो गए। अब चट्टी बनियान को फटे हैं पैंट, इसके बाद भी कह रहे हम क्षत्रिय हैं। यही हुआ ना कि हम क्षत्रिय हैं,
इसके बाद भी हम क्षत्रिय हैं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर्वे जब हुआ तो राजस्थान का मीणा काय में आता है, एसटी में आता है, एसटी शेड्यूल ट्राइब में आता है, और मध्य प्रदेश का मीणा ओबीसी में आता है। इसलिए मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि दो समाज अलग अलग कैसे हो सकते। वो तब हुई जब तुमने खुद बगावत अपने खिलाफ करना शुरू कर दी। साइमन कमीशन लगातार कहीं कहीं गुर्जर भी एससी में आते हैं, कहीं कहीं लोधी भी एससी में आते हैं, लेकिन इस बात को अगर आप कुछ मनुवादी लोगों के, हमारे लोगों के बीच बैठोगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय जो मध्य प्रदेश में जागृति आ रही है, मैं खुद प्रत्यक्ष आपके सामने हूं, ऐसी जागृति आ रही है। इस मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प सरकार बनाने लायक समझौता हो शुरू हो रहा है। यहां बोल के जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली, लिख के रख लेना आप। क्योंकि जिस तरीके से जागृति चल रही इस मध्य प्रदेश के अंदर, ये लगातार अगर हमने 4 महीने भी चला ली, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 4 महीने पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के खिलाफ अगर 4 महीने लगातार ये लड़ाई चला ली तो हम सत्ता से इनको बेदखल कर देंगे। बीजेपी कांग्रेस में भी जो बैठे हैं, जो ओबीसी एसटी के लोग, वो भी बगावत करने लगे। आपको पता होगा पांजीलाल मीणा जी आज तक नहीं बोल पाए। क्यों बोले? क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी समाज भी अब जाग चुका है। उन्हें मालूम है कि ओबीसी महासभा लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है, आंदोलन करता है। उनको पता है भीम आर्मी लगातार इस देश के लिए महापुरुष की आवाज को बुलंद कर रहा है, सर्व अत्याचार के खिलाफ है। इसलिए वो भी अब बगावत करने लगे। वो भी ये जब पिटते हैं तो बोलने लगे, पहले ये बोलते नहीं थे साथी। ये मैं रियल बता रहा हूं। और बीजेपी कांग्रेस में भी जो हमारे लोग बैठे, अब भाई क्योंकि राजनीति को उनको करना है, उनको नेता बनने का शौक है तो बनेंगे वो, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे संगठन नहीं थे। काशीराम जी के बाद कोई ऐसा संगठन नहीं बना है। ये रियलिटी है जिसके कारण हम फिर मनुवाद में चले। इसलिए अब मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैस, तमाम प्रकार की जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, सब एक मंच पे आके और एक काम करते हुए इस सिस्टम को हम लात मारने का काम करेंगे। आप लोग देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं क्योंकि बीच में भूल गया था, आरएसएस में जितने भी लोग काम करते हैं वो पंक्चुअल होते हैं, अनुशासित होते हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं हमारे लोगों में ये चीज नहीं है। हमारे लोगों में एक अगर ईवी स्वामी पेरियार साहब हो जाते हैं तो वो इतना बड़ा नाम कमाते हैं और आपको बहुत कुछ देके जाते हैं। उनके लोग तो छोटे छोटे बच्चे उनके छोड़ देते हैं कि जाओ आप अपना धर्म का प्रचार करो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कलयुग है। कलयुग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, साहू जी महाराज जैसे महापुरुष पैदा हो गए। इसलिए इस देश में कलयुग कहने लगे लोग। ये कलयुग भी मुझे लगता है आजादी के बाद ही हुआ, पहले नहीं था। पहले वो पता नहीं द्वापर कौन पता नहीं क्या चलता रहा उनका। तो कहने का मतलब ये है, वो सही बता रहे थे कि महिलाओं की पूछे ही नहीं होती थी, पुरुषों की होती थी। मैं भी गजब का सोचते रह गया, ये बात सच्चाई है। देखिए क्या है ना, तर्कवान बनना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक सोच रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पाखंड जो चला रहे हैं वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का काम करते हैं। उनका बाप एक फूंक मार के बना नहीं सकता गाड़ी साथ। इनकी औकात समझ रहे हैं? अगर डीजल खत्म हो जाए तो उनका बाप एक कदम आगे गाड़ी नहीं चला सकता। जितने भी देश के अंदर जो पाखंड चला रहा है उनको पूरे को चैलेंज कर रहा हूं उनके साथ। इनकी औकात करी है और तुम्हें कहते हैं कि फूंक मारने तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। लेकिन समझना होगा साथियों, जानना भी होगा और डरना तो बिल्कुल भी मत। डरोगे लड़ाई नहीं जीत सकते। अरे उस समय जब कोई खड़ा होने का नहीं, पेरियार साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने लड़ी, ज्योतिबा फुले ने, और मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रमाता सावित्री फुले, पता नहीं कौन कौन सी जयंती आप मनाते रहते हो। लेकिन सच्ची बात यह है, अगर भारतवर्ष में कोई भी महिला हो, अगर कहीं से भी अगर शिक्षा मिलने का प्रावधान हुआ है और उस शिक्षा की लड़ाई अगर लड़ी है तो वो माता सावित्री फुले हैं, जिनको तैयार ज्योतिबा फुले साहब ने किया था। इसलिए आपको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा।
आप तो माता पिता, आप जो भी पिता हैं, भाई हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, क्या है, इसका मतलब नहीं है। आपको अगर लगता है कि हमारे परिवार में बेटियां हैं तो उनको मिशन दीजिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए बड़ी हो जाए और शादी कर दें। यही समस्या रही है हमारे समाज में, बहुजन समाज में, कि बड़ी हो जाए और शादी। एक और समस्या रही है, ये लोग जो हैं, सामंतवादी जो लोग हैं, ये जानबूझ के अपने लड़कों से हमारी लड़कियों में कमेंट कराते हैं, हमारी लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं, ताकि आप कम उम्र में इनकी शादी कर दो, ये बर्बाद हो जाए महिलाएं बेटी। इसलिए आपको बगावत करना पड़ेगी, आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। मैं भी तो एक लड़का ही हूं ना, मेरी उम्र कितनी 33-35 साल है, कोई ज्यादा उम्र का नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मुझे ये पक्का समझ में आ गया कि इस देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा हथियार या पवित्र ग्रंथ है तो वो संविधान है। इसके अलावा सब झूठ लिखा हुआ है, सब मनगढ़ंत लिखा हुआ है। किसी के बाप में औकात नहीं है कि वो अपने भगवान को यहां बुला के बता सके कि देखो ये भगवान है। हमें समझना पड़ेगा। और ये डर के आप अगर बोलो कि भैया हम पेरियार जी की जयंती मना रहे हैं, धीरे धीरे मना ली, हो गया काम, अरे खुल के बोलो भाई उनके विचारों को। अगर उन्होंने बोला है पाखंड है, ये तो है, सच्चाई जानना पड़ेगी। और ये लोग कम लोग नहीं है यहाँ। मैं ये तो कह रहा हूं कि पहली बार मध्य प्रदेश की धरती में रूपेश जी, आशु जी ने और आप सभी लोगों ने मिलकर इतना बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा तो मैं धनगर समाज को भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़ा ये जो कार्यक्रम किया है, अगली बार आप करोगे अगर, तो मैं कह रहा हूं कि वहां तक वो जगह है ना, वो बनेगी नहीं। आप सभी ये लाइव वीडियो है, ये सारे वीडियो छोटे छोटे सभी ग्रुपों में डालें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने लोगों से बात करें कि देखिए किस तरीके से ये उनको समझाएं, बताएं, धीरे धीरे समझ में आएगा। और खासकर 35 साल की जो आयु वाला जो है वो बहुत जल्दी आपको समझ जाएगा। साथियों, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और क्योंकि अब हमारे साथी जो हैं जितने भी हैं, मैं तो इन सबसे बहुत छोटा हूं, लेकिन इतना मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप लोग सभी ओबीसी महासभा में जुड़े। यह एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये देश में पूरे ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आप सभी को इस संगठन से जुड़ना है। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि समय हो चुका है, ज्यादा कुछ लोगों को जाना भी है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें बुलाया यहाँ और इतना सम्मान दिया। मंच पे बैठे सभी हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जोहार।